Okay, so good afternoon. Is my voice clear? Yes, sir. Okay, so today we'll see the microwave lab 3. Okay, microwave lab 3. इसमें हम लोग देखेंगे कि एक रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स और अदर वे में बोला जा सकता है कि कैसे मतलब एक बेंच को हम लोग ट्यून करके उसके थ्रू रीडिंग लाते हैं। सो उसी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सबसे पहले मतलब एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो हम लोग देखे थे कि पैसिव कंपोनेंट्स, उसमें भी जो बोला गया था थोड़ा बहुत सिमिलर है। तो इसमें बेसिकली क्लिस्टोन के बारे में हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। खैर थ्योरी में अभी तक हम लोग क्लिस्टोन कवर नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है तुम लोगों का मतलब अगर थ्योरी पहले किया हुआ रहता तो अच्छा से समझ में आता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग इसको देखेंगे थ्रू वीडियो। एक एनिमेटेड वीडियो यूट्यूब से हम दिखाएंगे। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। सो अभी आज हम ऑलरेडी इसको क्लासरूम में अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद ये तुम लोग को अभी हम दिखाएंगे। इसके बाद मतलब ये ऑलरेडी एक माइक्रोवेव का एक असाइनमेंट मतलब लेबोरेटरी आज लेके आज हो जाने के बाद 3 लैब्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो 1 2 3 ये तीनों का जो जर्नल रिपोर्ट है, ये तीनों का जर्नल रिपोर्ट तुम लोग एक ही पीडीएफ में बनाओगे। एक ही पीडीएफ में बना के हर एक पेज में तुम्हारा ऊपर में नाम एंड ब्रैकेट में रोल नंबर रहेगा, ठीक है। तो मटेरियल्स ऑलरेडी गिवन है। इसका भी मटेरियल्स जो है लैब 1, और फिर से हम दिखा दे रहे हैं, ये लैब 1 है, ये लैब 2 है। थोड़ा सा नंबर इधर उधर हो रहा है, मतलब एक्चुअली लॉकडाउन के वजह से सब हम लोग घर पे है। सो एज बिकॉज जैसे जैसे हम लोग का मटेरियल्स हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं उसी हिसाब से करवा रहा हूँ, ठीक है। वैसे मतलब हम लोग का स्ट्रक्चर कुछ अलग था, लेकिन ड्यू टू दिस हम लोग का इस हिसाब से जाना पड़ रहा है। खैर मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये फर्स्ट में दिखाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं,
इसमें कोई नंबर इधर उधर होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। सो तुम लोग भी ऐसे यही स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, ठीक है। 1, 2 एंड 3। तो इसमें एक मैनुअल भी दिया हुआ है, इसमें हम लोग आएंगे डेफिनेटली। सो जिस्ट करके तुम लोग को लिखना है, ऐसा मतलब एक एक एक्सपेरिमेंट के लिए मतलब 20 पेज लिखना कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है मटेरियल में बहुत ज्यादा दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में करना है, जिसमें जिसमें डायग्राम का जरूरत है उसमें डायग्राम देना पड़ेगा। रन करके नीट एंड क्लीन फॉर्म में एक पीडीएफ, 3 एक्सपेरिमेंट का पीडीएफ तुम लोग सबमिट करोगे। एक ही फाइल रहेगा, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। एक ही फाइल रहेगा, ऐसा नहीं कि एक एक स्टूडेंट 3 फाइल सबमिट करोगे, नो। एक ही फाइल में तीनों एक्सपेरिमेंट रहेगा, क्लियर। सो नेक्स्ट वीक तक डेडलाइन दे दिए है हम इसका, 16 जून तक। आज है 8 तारीख, सो 7-8 दिन टाइम है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देखेंगे 4, 5, 6 जितना होगा, तो उसका एक सेकेंड फेज में हम लोग उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम नंबरिंग काउंट करेंगे। सो इम्पोर्टेंट है, लैब का मार्क्स इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। आई डू नॉट नो फिजिकल लैब इस सेमेस्टर में कितना हो पाएगा, लेकिन डेफिनेटली हम लोग का माइक्रोवेव लैब सेटअप बहुत ही अच्छा है। हम लोग बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट परचेस किए हैं। सो जब भी तुम लोग कॉलेज आओगे डेफिनेटली माइक्रोवेव लैब में बेसिक कंसेप्ट मतलब तो अभी जो भी है हम तुम लोग को दिखाएंगे, या ऑनलाइन मोड पे तुम लोग कुछ कुछ सीखोगे, लेकिन जितना देर तक मतलब हाथों से कुछ रीडिंग नहीं लोगे या इंस्ट्रूमेंट्स को टच नहीं करोगे, तो उस तरह से मतलब एक फील नहीं होता है, ठीक है। सो इसीलिए जब आओगे तो अगर एग्जाम हो भी जाता है फिर भी तुम लोग माइक्रोवेव लैब थोड़ा सा एक बार विजिट करके कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड करोगे, ठीक है। मतलब क्या क्या है, कैसे आता है पावर सप्लाई, क्लिस्टोन पावर सप्लाई बेंच कैसा दिखता है फिजिकली, तो वो क्योंकि जो भी कुछ है सामान है तुम लोग के लिए ही हम लोग परचेस करते हैं। सो तुम लोग का उसका बेनिफिट लेना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो है तो इसमें एक बेसिकली फर्स्ट जो है ना, एक क्लिस्टोन के बारे में थोड़ा सा आइडिया तुम लोगों को हम देना चाहेंगे। तो क्लिस्टोन बेसिकली क्या है, क्लिस्टोन क्या करता है, हम लोग भी जो देखे पहले कि क्लिस्टोन पावर सप्लाई, ठीक है। तो क्लिस्टोन पावर सप्लाई इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्स क्लिस्टोन। सो रिफ्लेक्स क्लिस्टोन, ठीक है। तो रिफ्लेक्स क्लिस्टोन इज अ सिंगल कैविटी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव जनरेटर। सिंगल कैविटी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव जनरेटर, ओके, of low power and low efficiency, low power and low efficiency, ये सारा है प्रॉपर्टी रिफ्लेक्स क्लिस्टोन का। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो YouTube में भी ये अपलोड हो जाएगा, माइक्रोवेव लैब 3 देखे तो तुम लोग बाद में भी इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। कौन सा एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, बेसिकली रडार रिसीवर, लोकल ऑसिलेटर्स इन माइक्रोवेव रिसीवर, पम्प ऑसिलेटर्स, ये सब पर्पस के लिए ये रिफ्लेक्स कैविटी क्लिस्टोन यूज किया जाता है, ओके। सो ये है बेसिक डेफिनेशन रिफ्लेक्स क्लिस्टोन का। फिर से हम बोल रहे हैं, रिफ्लेक्स क्लिस्टोन इज अ सिंगल कैविटी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव जनरेटर ऑफ लो पावर एंड लो एफिशिएंसी। सो कोई भी एक बेंच सेटअप तुम लोग देखे हो ऑलरेडी, तो कोई भी एक बेंच सेटअप मतलब हम लोग शुरू करने से पहले ना उसको प्रॉपरली ट्यून करना पड़ता है। प्रॉपरली नहीं ट्यून करने से हम लोग मैक्सिमम पावर डिलीवर नहीं कर पाएंगे। सो सपोज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर देना चाहेंगे, सपोज मान लो हम तुम लोग का कॉलेज का ही एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज मान लो एकेडमिक बिल्डिंग से, ठीक है, एकेडमिक बिल्डिंग जहाँ पे है जहाँ पे तुम लोग पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो एकेडमिक बिल्डिंग से मान लो एकेडमिक बिल्डिंग में पानी है, और तुम लोग का हॉस्टल जो नीचे वाला जो बॉयज हॉस्टल है, उस हॉस्टल में मान लो पानी खत्म हो गया, ठीक है, वाटर नहीं है। सो तुम लोग को बोला गया चलो ये एकेडमिक बिल्डिंग में बहुत सारा टैंक है और इधर अभी क्लास नहीं हो रहा है, तुम लोग एक पाइप से मतलब नीचे जितना सारा टैप वाटर है उसमें से पाइप निकाल के तुम लोग हॉस्टल लेके, चलो बहुत बढ़िया बात है।
तो इसमें अगर तुम लोग को अगर बहुत सारा, इसमें क्या चाहिए, बहुत सारा पाइप चाहिए, ठीक है। सिंगल पाइप नहीं रहेगा तो पाइप, बहुत सारा पाइप तुम लोग को ज्वाइंट करके लेके जाना पड़ेगा। अब तुम लोग बोलो, अगर मान लो एक कॉल से तुम लोग पानी निकल के, मतलब एक टैप वाटर, टैप से तुम लोग पाइप कनेक्ट करके फिर लेके जा रहे हो, फिर पाइप एंड हो गया, फिर एक दूसरा पाइप कनेक्ट किया, फिर एंड हो गया, फिर इस तरह से मान लो 4 पाइप इस्तेमाल होने के बाद तुम लोग जाके हॉस्टल एंट्रेंस के सामने उस पानी को बाल्टी में तुम लोग रख सकते हो। देन क्या होगा, देन अगर मान लो उस पाइप में जब तुम लेके जा रहे हो, सपोज यहाँ पे, यहाँ से तुम नाला को कनेक्ट किए हो, ठीक है, पाइप से, तो यहाँ पे फर्स्ट पाइप मान लो इतना तक, सेकेंड पाइप मान लो इतना तक, थर्ड पाइप मान लो इतना तक, फोर्थ पाइप मान लो इतना तक, फिर जाके इधर से तुम पानी ले रहे हो, इतना डिस्टेंस मान लो 2 किलोमीटर डिस्टेंस तुम ट्रेवल करवा रहे हो। तो बोलो तो इसमें मतलब प्रॉपरली अगर मतलब जितना पानी यहाँ से मिल रहा है उतना ही हम लोग को मिलेगा किस कंडीशन में, जहाँ पे एक प्रैक्टिकल किस किस कंसेप्ट मतलब तुम लोग का दिमाग में आता है कि किस किस वजह से हम लोग का मैक्सिमम पानी इसमें से हम लोग का मिल सकता है, तो बोल पाओगे? सर क्वेश्चन नहीं समझे सर। हम बोल रहा हूँ ये जो टैप वाटर है, इधर से 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके तुम हॉस्टल में पानी लेके जा रहे हो, ये सब जॉइंट है, ये सब जॉइंट है, सिंगल पाइप नहीं है, ठीक है, सिंगल पाइप नहीं है, जॉइंट है। तो मेरा क्वेश्चन है कि किस किस मतलब मैक्सिमम कौन सा कंडीशन में मतलब हम लोग को इधर से मैक्सिमम पानी मिलेगा। मैक्सिमम पानी मतलब यहाँ से जो इनपुट दे रहे हैं वो इतना ही है ना, इतना, इससे तो ज्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ से जो हम इनपुट दे रहे हैं वही हमको आउटपुट से मिलने के लिए क्या क्या मतलब इस पाइप पाइप को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? सर लेवल ऊपर नीचे करना पड़ेगा सर, नल के पास अप रहेगा और ये जहाँ से पानी निकलेगा वो डाउन रहेगा। ये जरूरी नहीं है। अगर तुम वाटर लेवल अगर थ्योरम जानते हो तो तुम्हारा अगर मेन टैंक सोर्स अगर ऊपर है, मेन टैंक सोर्स अगर बहुत ऊपर है, ठीक है, तो तुम्हारा इधर थोड़ा सा अप डाउन होने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्लियर हुआ? हाँ, अगर ये तुम्हारा मेन सोर्स था तब जाके तुम्हारा प्रॉब्लम होता, लेकिन तुम्हारा मेन सोर्स तो जो मेन टैंक है वो तो बहुत ऊपर है, ऊपर से पानी आ रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो। तो अभी मतलब यहाँ पे जो मेन हम सुनना चाह रहे थे, ये जो कनेक्टर्स, वाटर जो का जहाँ पे हम लोग जॉइंट को कनेक्ट किए हैं, क्योंकि हम क्या बोले कि 4 पाइप को हम इस्तेमाल किए, 4 पाइप में से अगर यहाँ पे अगर मिसमैच है ना, और एक पाइप मान लो बहुत ज्यादा नैरो है, और एक पाइप का मान लो रेडियस है 2 सेंटीमीटर, और एक पाइप का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो ये दोनों क्या फिट रहेगा? नहीं, फिट नहीं रहेगा दोनों। तो दोनों को जब तुम कनेक्ट करवाओगे तो हो सकता है तुम बीच में कुछ कपड़ा या फिर कुछ किसी से बांधोगे, तो फिर इससे क्या होगा, कुछ लॉस हो जाएगा, मतलब कुछ वाटर साइड से निकल जाएगा, ठीक है। मान लो किसी पाइप में एक होल हो गया तो उधर से पानी लीक करके बाहर आएगा, ठीक है। मान लो कोई एक पाइप के कोई जाते जाते कोई एक जगह पे बहुत ज्यादा बेंड हो गया, मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक हद तक मतलब ये कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पाइप पानी जाते जाते मतलब एकदम शार्प मान लो टर्न हो गया, ठीक है, उस केस में उधर से एक बेंडिंग लॉस हो जाएगा, मतलब पानी ठीक से नहीं मुड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से मतलब डिफरेंट डिफरेंट केस है जहां से हम लोग का लॉसेस मिल सकता है और पानी का लेवल कम हो जाएगा। इन और अदरवाइज अगर मान लो सारा कुछ मतलब प्रॉपर अगर एकदम फिटेड है, तब जाके हम लोग का मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो ये हम एक नॉर्मल तुम लोग का एग्जाम्पल दिए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई भी एक अगर वेब हम वेब गाइड के अंदर से ट्रांसमिट करवा रहे हैं, तो हम लोग बहुत सारा वेब गाइड को कनेक्ट करते हैं। तुम लोग ये देखो, सपोज मान लो एक एटेन्यूएटर है, एक फ्रीक्वेंसी मीटर है, ठीक है, एक डिटेक्टर माउंट है, सबको हम लोग फिट करते हैं। तो इसमें ये सब के अंदर अगर मान लो थोड़ा सा भी अगर मिसमैच हो जाता है, ठीक है, मतलब सबका लेंथ एंड डायमीटर ये सब तो सही है, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसको अगर मान लो कनेक्शन में इधर स्क्रू से कनेक्ट किया जाता है, तो ये स्क्रू से कनेक्ट करने में हम लोग का अगर मान लो थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो हम लोग का लॉस हो जाएगा। तो इट शुड बी प्रॉपरली बैलेंस्ड, एक मैच इसमें होना चाहिए।
तब जाके ये टोटल मतलब अंदर से अगर तुम देखोगे, मान लो ये बहुत मतलब एक लंबा कनेक्ट, बहुत सारा कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन अगर तुम इसका अगर अगर एक साइड व्यू हम देखेंगे तो एकदम इस साइड से तुम उस साइड तक क्लियरली देख पाओगे, इस साइड से उस साइड तक एकदम क्लियरली देख पाओगे, जितना भी जॉइंट होना तो अंदर से वो मतलब एकदम डायरेक्टली इधर कोई मतलब पूरा विजिबल रहेगा। और अगर थोड़ा टेढ़ा रहेगा, ये इसका थोड़ा ऐसा है, फिर ये थोड़ा सा टेढ़ा करके लगा हुआ है, देन उसमें तुम्हारा दिखने में भी प्रॉब्लम है। अंदर से अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को डिवाइस जो है ना प्रॉपरली पहले ट्यून करके रखना पड़ता है। फिर इम्पिडेंस भी, ये तो गया मतलब तुम्हारा स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो हम जो जिस टेबल के ऊपर रख के एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो टेबल पे तुम लोग नेचुरली जो पहले भी एक्सपेरिमेंट करते थे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें वो टेबल भी बैलेंस करके रखना है। ऐसे भी मतलब अगर मान लो एक टेबल का एक पैर मतलब थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, तो ये टेबल भी हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। ठीक है, एकदम ग्राउंड के साथ मतलब सी ग्राउंड के साथ ये हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, तो उस केस में भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस क्यों प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसका जो ये जो मान लो एटेन्यूएटर पार्ट है, इसका जो ये चीज इस जगह पे है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी मीटर जहाँ पे कनेक्टेड है वो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मतलब ये सेम हॉरिजॉन्टल पे नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसका एकदम बैलेंस्ड सी के साथ एकदम परफेक्टली इसको 0 डिग्री एंगल पे हम लोग रख के इसको टेस्ट मतलब कोशिश करते हैं, मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि प्रॉपरली ट्यून में रहे। ट्यूनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बात करेंगे, सपोज मान लो गिटार, गिटार प्ले करने से पहले गिटार को पहले ट्यून किया जाता है। ठीक है, अगर उसमें ट्यून नहीं किया हुआ रहेगा, क्यों ट्यून किया जाता है, क्योंकि एक एक वायर का एक एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहता है, एक एक स्ट्रिंग का एक एक फ्रीक्वेंसी रहता है, तो वो अगर प्रॉपरली ट्यून नहीं रहेगा तो तुम कोई भी कॉर्ड प्ले करो, नोट प्ले करो, वो रॉन्ग साउंड करेगा। क्लियर हो रहा है? तो कोई भी जो जो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई एक मेजरिंग जहाँ पे हम लोग बहुत सारा चीज कनेक्ट करके एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हम लोग उसको प्रॉपरली ट्यून करते हैं। तो ट्यून करना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स लोग जब शुरू शुरू में प्रैक्टिकल करते हैं, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट, चाहे तुम जितना भी एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि हम लोग उसी बेंच पे ही करेंगे, तो उस बेंच में ट्यून करने से पहले हम लोगों को प्रॉपरली उसको सेटअप को ट्यून करना पड़ता है। तो स्टूडेंट को भी काफी मतलब दिक्कत होता है। ठीक है, हम लोग तो बहुत बार करके करके मतलब प्रैक्टिस हो गया, तो हम लोग को पता चल गया कि कहाँ पे कौन सा मतलब रखता है। तो एक होता है स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा है जब हम लोग फिर मतलब जब क्लिस्टोन पावर सप्लाई है उससे मतलब कौन सा वायर किस किस जगह में कनेक्शन रखना है, बीम वोल्टेज कितना देना है, रिपलर वोल्टेज कितना देना है, तो ये भी एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में हम लोग को अभी पता चल गया कि किस वोल्टेज में रखने से वी विल गेट द मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को पहले पता नहीं रहता है, वो पहले कुछ भी डालता है, नेचुरल है, क्योंकि उसका एक रेंज है होता है -195 टू, रिपलर वोल्टेज का एक रेंज होता है -195 टू 310 तक, 310 315 तक, तो बहुत ज्यादा रेंज है। तो इसी रेंज में किसी भी पोजीशन में रख सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कुछ रेंज है जिसमें हम लोग को जो मेरा एक्स बैंड है उसमें प्रॉपरली मैच करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एरिया है, उस जगह पे रखने से हम लोग का आउटपुट आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसमें तुम लोग का ट्यून जो है वो करना जरूरी है। तो हम अभी जो है एक क्लिस्टोन, एज बिकॉज हम लोग क्लिस्टोन का ही ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करेंगे, तो थोड़ा सा इसका क्या होता है इसको थोड़ा सा हम देखो, ये वीडियोस में मतलब थोड़ा क्लियर हो जाएगा। Reflex klystron. It is a single cavity variable frequency microwave generator of low power and low efficiency. The electron beam is accelerated towards anode cavity. It is an evacuated tube and consists only a single cavity. It is a reflector or repeller, and the electron gun consists in which two voltage used, in which one is the repeller voltage, which is connected with repeller or reflector, and another is anode voltage. Cavity
one cavity, it is take as a anode and consists positive charge, and repeller connected with negative charge of battery. Electron gun spread electrons, and these electrons move toward anode. Cavity to whom we take as a anode. Electrons take a negative charge, and anode carry a positive charge. Two voltage used, one is repeller voltage, one is anode voltage. Anode, this cavity we took as anode, and repeller connected with a negative charge of battery. Electrons charge move toward anode, means to say cavity, but some electrons move ahead to repeller, but repeller connected with a high negative potential, so repeller repel all electrons backward direction. Anode voltage means to say voltage we connected with the our cavity. It contains positive charge. Anode voltage used to direct the electron beam towards cavity, and repeller voltage is applied to repel the electron beam due to the supply applied. It is a switching voltage used as input voltage. Repeller repel all electrons backward direction because negative charge, electron convey negative charge, and repeller also connected with negative charge. Negative repel to each other, so electrons repel and move backward direction. Anode connected with positive charge, battery positive charge connected with the cavity, so electrons attract toward the cavity, and RF output we can take from cavity. So this type reflex klystron work. If backward direction, anode. Okay, so this is the basic structure. Okay, जब हम लोग ये रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन करेंगे, उसका डायग्राम, उसका वेव फॉर्म तो और भी अच्छे से हम लोग का समझ में आएगा. मेनली मतलब रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन के अंदर किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो थोड़ा सा मतलब आइडिया देने के लिए हम तुम लोग को ये दिखा रहा हूँ. ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो वोल्टेज जो हम लोग बात करते हैं ना, बीम वोल्टेज, रिफ्लेक्टर वोल्टेज, रिपेलर वोल्टेज, तो काइंड ऑफ इस तरह से मतलब सेटअप रहता है. जो कैविटी रहता है, कैविटी के अंदर जो आरएफ आउटपुट होता है ना, ये जो जहां से जो मेन हम लोग का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो मेन मतलब जहां से हम लोग का माइक्रोवेव सिग्नल मतलब ये किस लिए हम लोग यूज करते हैं, ये क्लेस्ट्रॉन किस लिए यूज करते हैं, टू प्रोड्यूस अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल दैट विल बी इन अ रेंज इन एक्स बैंड, दैट मींस 8 to 12 GHz के अंदर रहेगा. ओके, सो वो हम लोग कैविटी के अंदर से उसको निकालते हैं, एंड उसका जो मतलब टर्मिनल है वो जो मेन है, जो एनोड वोल्टेज हम लोग बोल रहे हैं, वो एनोड वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये जो कैविटी का सब जो कनेक्टेड है. एंड जो रिपेलर वोल्टेज है VR, जो रिपेलर वोल्टेज है वो देखो इसका माइनस के साथ कनेक्टेड. ठीक है, तो ये है दोनों के बीच में अंतर. और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन सेटअप रहता है जिसके थ्रू मतलब इलेक्ट्रॉन थ्रो होता है. इलेक्ट्रॉन थ्रो होके वही इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है एक रिपेलर सेक्शन में, पहले टकरा के फिर रिफ्लेक्ट बैक होके, इसीलिए इसका नाम है रिपेलर या रिफ्लेक्टर. तो फिर जाके वो कैविटी के अंदर आता है, और उसका पर्टिकुलर तुम लोग जानते हो कि ये पर्टिकुलर एक कैविटी का एक फ्रीक्वेंसी रहता है, यू नो दिस वन. सो एक पर्टिकुलर जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है उसका भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही रहता है, जो हम लोग देखे कि पिछला वाला एक्सपेरिमेंट में कि कैसे एक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी हम लोग मेजर करते हैं. तो वो कैविटी के अंदर से जनरेट हो रहा है. सो इसके आगे और ये वीडियो ऑलरेडी इसमें है तुम लोग का गूगल क्लासरूम में, तो देख सकते हो. फिर जाके मतलब ये डायग्राम वेव फॉर्म्स हम लोग जब क्लेस्ट्रॉन देखेंगे उस समय इसको हम लोग समझेंगे. ठीक है, मतलब उसमें और भी अच्छे से समझ में आएगा.
उसमें एनोड वोल्टेज एंड वी के बीच में मतलब जो रिलेशन है कैसे कब बनता है वो भी देखेंगे। तो अभी मतलब हम प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं, तो ये इसीलिए अभी और इसको हम नहीं दिखाएंगे। So hello students, in this practical we will study characteristics of the reflex crystal. So in that experiment, we have to study characteristics. So connection diagram is as, that is, this is a crystal power supply, which is connected to the through 8-pin socket. This is a reflex crystal. Okay, and this is a reflex crystal. Then next is the isolator. Isolator provides frequency stability. And next block is a variable alternator. Then frequency meter is there connected. Then this is the slotted section, and above that slotted section, the tunable probe is connected. Here output is detected and given to the CRO. The observer output of CRO. Okay. So here we are studying the mode characteristics of this reflex crystal. So this is a diagrammatical representation of this reflex crystal, and in this reflex crystal, generally electron gun is present and the anode cavity is present, and this repeller electrode is there. Okay, generally more negative voltage is provided here to the repeller, and electron gun emits the electrons, and this electron passes through this cavity and goes towards the repeller, and due to providing more negative voltage, these electrons repel back, and during return journey they bounce bunches, and when they pass through this gap, they give its energy to the gap and will get the amplified output. So in this experiment, first we will start with crystal power supply. So first keep this knob on beam voltage, keep this knob on AM, then this beam voltage knob, we have to keep in anti-clockwise direction. This repeller voltage knob or reflector voltage knob, we have to keep in clockwise direction. Okay, and then we have to start the crystal power supply. So if we start the crystal power supply, we have to increase the beam voltage. So increase the beam voltage up to 280. Increasing the beam voltage also there. The beam voltage we have increased up to 281. Then measure the beam current. Note down this reading. Beam current at that time is 16 milliampere. Then make this knob on a reflector voltage. So in this experiment, as we have fixed the beam voltage at 280 volts, then don't vary this knob. We have to vary this reflector voltage and observe the square wave output on a CRO. So we will now vary the repeller voltage. So we will vary repeller voltage and observe the square wave output on the CRO. So I vary the repeller voltage. So observe that on CRO we will get square wave output. So square wave output on CRO you can observe. So this is a square wave output on CRO. Okay. So at each voltage we have to take the reading. So for 202 volt square wave output, if you observe, is observe here address, that is a 2 into multiplying factor is a 0.2, 2 into 0.2 volt is a reading. Then again vary the repeller voltage, at this point measure. So 199 at this point repeller voltage observe karo, which is again adjust here. 1.9 into 0.2 volt. Okay.
Then again you can vary this repeller voltage. So observe at 191 it's no output. Okay. Again you can vary at 173, at 147. Okay. So at 113 there is a square wave output again. Okay. So this output is again observe 2 into 0.2 volt. Okay, so such type of readings we have to take, and in this experiment we can also measure frequency. Okay, from frequency meter we can measure the frequency. So we have to rotate that frequency meter, and we will get to one point that that amplitude will decrease. Okay, so I am rotating now. At one point here, amplitude of that square wave output will decrease. ये देखो यहाँ पे जो है वेरिएशन आता है, वहां पे रुकने का है। ये देखो यहाँ पे वेरिएशन दिख रहा है स्क्वायर वेव आउटपुट में, तो यहाँ पे रुको और मेजर द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो मेजर द फ्रीक्वेंसी, देयर आर 2 रेड लाइंस and 1 horizontal line is there. Okay, so adjust accordingly radiation observed there and adjust accordingly. So approximately up to 9.34 there is a gigahertz, 9.34 and 9.36 के बीच में है, so we can say that 9.34 gigahertz is a frequency. So this from this finding frequencies at a particular repeller voltage we can ओके सो यहाँ पे जो हम लोग बेसिकली देखे हैं, ठीक है, कि पहले मतलब सेटअप करने के बाद रिपलर वोल्टेज जो है, रिपलर वोल्टेज को हम लोग चेंज कर रहे हैं। सो ये जो रिपलर वोल्टेज है वो सबसे पहले मतलब हम लोग जानते हैं क्या कि उसका जो नॉब है, जब हम लोग हीटर ऑन करते हैं स्विच ऑन करने के बाद उस समय ये रिपलर वोल्टेज को मैक्सिमम पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसको हम लोग लोअर करते हैं। तो जब हम लोग मतलब ये रिपलर वोल्टेज जो हम लोग मैक्सिमम पोजीशन पे रखते हैं उसको जो तो एक सर्टेन पॉइंट पे हम लोग का एक कुछ जो आउटपुट है स्क्वायर वेव पल्स में मिलता है हमेशा। तो उसमें देखेंगे फिर जब हम लोग फिर और रिड्यूस करेंगे, सपोज मान लो 270 पे हम लोग को मिला है, जस्ट आई एम अप्रोक्सीमेटली आई एम टेलिंग कि तुमको ये पीक मिला है, जो मतलब इसका ये एक्सपेरिमेंट का ट्विस्ट है वो हम तुम लोग को बोल रहे हैं। फिर जाके हम लोग और रिड्यूस कर रहे हैं, सपोज उसके बाद तुमको 240 में जाके फिर उसके बाद ना धीरे धीरे जब फिर कम करोगे वो धीरे धीरे एक स्ट्रेट लाइन होते जाएगा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड घट के फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। दैट मींस उसमें हम लोग का कुछ भी पावर नहीं मिल रहा है। दिन जाके फिर से तुमको 240 में एक जाके फिर तुम्हारा एक और एक मतलब स्क्वायर वेव मिलेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड उसमें डिफरेंट रहेगा। यही इसमें शो मतलब बोला जा रहा था। तो इस तरह से ना मतलब हम लोग जब देखेंगे क्लिस्टोन जब स्टार्टिंग करेंगे तो उसमें मतलब ये जो पहले एक बार घट हम मतलब उसी डायरेक्शन पे जा रहा है, पहले मैक्सिमम था उसके बाद हम लोग धीरे धीरे घटा रहे हैं, फिर हमको एक बार मिल रहा है स्क्वायर वेव, प्रॉपर स्क्वायर वेव मिला, फिर हम घटाते जा रहे हैं, फिर वो नॉलिफाई हो गया, फिर जाके फिर से हमको मिल रहा है सिग्नल। तो इस तरह से ना हम लोग क्लिस्टोन का मोड्स डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो एपेलगेट डायग्राम से वो क्लिस्टोन का मोड्स फाइंड आउट होता है, मतलब कौन सा मोड में हम लोग काम कर रहे हैं। वो कैसे समझ में आएगा कि फर्स्ट वन देखोगे सबसे पहले जो रहेगा उसका एम्पलीट्यूड लेवल, ये जो स्क्वायर वेव था इस स्क्वायर वेव का एम्पलीट्यूड लेवल सबसे ज्यादा रहेगा, फिर उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग का एम्पलीट्यूड लेवल मतलब घटाने से हम लोग का मोड आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज द बेसिक मतलब क्लिस्टोन का एक फंक्शन। गन के अंदर भी सेम, मतलब गन के अंदर गन पावर सप्लाई होता है और उसके अंदर का जो मैकेनिज्म जो हम तुमको एनिमेटेड वीडियो से समझाने की कोशिश किए उसके अंदर का मैकेनिज्म कुछ अलग होता है, लेकिन मेन दोनों का ही जो पर्पस है वो सेम है कि एक प्रोड्यूस अ
हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। क्लियर? सो तुम लोग अटेंडेंस दे देना, ठीक है? हम चैट सेव कर लेते हैं, आई थिंक सबको दे चुके हैं ऑलरेडी। ओके, सो यहाँ पे और एक वीडियोस है, ठीक है? यहाँ पे और एक वीडियोस है रिफ्लेक्ट क्लिस्टोन, ये 20 मिनट का है, इसको भी एक बार चला के तुम लोग देख सकते हैं। अभी और हम यहाँ पे नहीं दिखा रहा हो तो, और इसका मतलब जो लैब मैनुअल्स हम तुम लोग को दिए हैं वो पहले एक बार देख लो। हम फिर से बोलेंगे कि इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग इसको जिस्ट करके, ठीक है, जितना चाहिए उतना मतलब एक तुम लोग लिखोगे। ऐसा नहीं कि जो लिखा हुआ है एकदम हुबहू उसको छापना है, नॉट लाइक दैट, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस। सो यहाँ पे जो भी हम मतलब वीडियोस तुम लोग को दिखाए ये ऑलरेडी यूट्यूब में अवेलेबल था, ठीक है? दिस इज नॉट माय ओन कंटेंट। सो जो भी मतलब वीडियोस है उसका जो मेन क्रेडिट है जो सोल वीडियो मेकर है उनको ही जाता है, एज बिकॉज आई एम यूजिंग इट इन ए पब्लिक प्लेटफॉर्म, सो हमको ये क्रेडिट मेंशन करना जरूरी होता है। सो यहाँ पे जो क्या क्या यूज किया हुआ है, तो ये पर्टिकुलर सेटअप के लिए फिर से हम वही बोलेंगे कि यहाँ पे जो क्लिस्टोन पावर सप्लाई, ये सप्लाई ये 503 ये मेंशन करने का तुम लोग का जरूरत नहीं, ठीक है? तो ओनली क्लिस्टोन पावर सप्लाई, क्लिस्टोन ट्यूब आइसोलेटर इस तरह से लिखोगे। इसका जो मतलब प्रॉपर जो नेम इधर किया हुआ है तो वो MTI का कंपनी मेड है, तो वो मतलब लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है? तो हम ये ऑनलाइन इसको मतलब हम ऑनलाइन जगह से लिए हैं, तो इसलिए उस जगह पे ये यूज किया हुआ था, इसलिए होपफुली लिखा है, लेकिन ये लिखना जरूरत नहीं है। एक एक जगह पे एक एक लैब में एक एक दूसरा यूज होता है, लेकिन मेन जो नाम होता है क्लिस्टोन पावर सप्लाई, क्लिस्टोन ट्यूब, ये सब सेम रहेगा। ओके, तो इसके आगे देखते क्या है। देन एक्सपेरिमेंटल सेटअप दैट यू ऑलरेडी नो, क्लिस्टोन पावर सप्लाई, क्लिस्टोन ट्यूब, उसके बाद आइसोलेटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, डिटेक्टर माउंट, उसके डिटेक्टर माउंट के साथ एक VSWR और एक CRO कनेक्टेड रहता है। तो इसमें भी जो फर्स्ट दिन फ्रीक्वेंसी मीटर में भी जो देखे थे हम लोग VSWR CRO से मेजरमेंट लिए हैं, इसमें भी हम लोग CRO से मेजरमेंट कर रहे हैं। तो दिस इज द थ्योरी, ये तुम लोग बुक में भी लिया हो या फिर कोई अगर अदर बुक है तो क्लिस्टोन का एक वर्किंग प्रिंसिपल इधर दिया हुआ है। ओके, सो ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद आता है प्रोसीड्यूर, प्रोसेस भी तुम लोग को लिखना पड़ेगा। इसमें पूरा जो है वो हम चेक किए हैं ऑलरेडी, सेम लाइक हम लोग भी जैसे करते हैं वही सेम टू सेम है, तो ये भी इधर तुम लोग को लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद आ जाते हैं रीडिंग प्रोसेस में। कैलकुलेशन पार्ट अगर तुम लोग नहीं लिखना चाहते हो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो मेन रीडिंग जो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखे तो उसमें भी जैसा मतलब क्या हुआ था, तो एक पर्टिकुलर ये जो चार्ट है ये तो बेसिकली तुम लोग तो नहीं कर पाओगे, सो एक रीडिंग हम तुम लोग को देना चाहेंगे क्योंकि मेरे पास है। तो एक रीडिंग मतलब जब तुम लोग लिखोगे तो रिपेलर वोल्टेज हमेशा जो होता है ना माइनस पे होता है, सो टेक इट एज अ -215। यूट्यूब में रहेगा तो इसमें तुम लोग जाके रीडिंग चेक कर, यही मतलब एक लिखोगे एज अ रेफरेंस रीडिंग। देन इसी का जो करस्पॉन्डिंग और एक तुम लोग बनाओगे करंट का, यहाँ पे वो नहीं है, करंट का एक बना लेना, ठीक है? करंट, तो करंट इसमें इसका करस्पॉन्डिंग करंट हम लोग का रेटिंग आया था 82.3 माइक्रो एम्पियर। दिस इज करंट, ओके, दिस इज करंट। देन उसके बाद पावर मिलीवाट पे है, तो पावर ऑलरेडी हम लोग क्या जानते हैं, दिस इज V इंटू आई, पावर होगा V इंटू आई। तो पावर इस जगह पे हम लोग इसी का करस्पॉन्डिंग पावर अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 28.9 मिलीवाट, 28.9 मिलीवाट, और फ्रीक्वेंसी 9.43 गीगाहर्ट्ज, ठीक है? इस तरह से तुम लोग इसका रीडिंग लिखोगे। रीडिंग लिख के ये मैनुअल जो है तीनों नंबर, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 जो असाइनमेंट सेक्शन दिया गया है उसके अंदर एक हफ्ते के अंदर सबमिट कर दोगे। तीनों एक ही PDF रहेगा, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इसके इतना ही है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो कैलकुलेशन पार्ट अगर छोड़ना चाहते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये रीडिंग हम तुम लोग को दे दिए ताकि एज बिकॉज तुम लोग को ये एक्सपेरिमेंट
अभी तुम लोग फिजिकली नहीं कर पा रहे हो, तो एक फीडिंग मेरे पास था, तो इसीलिए तुम हम लोग को दे दिए। ठीक है, तो ये मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग जिसके बारे में हम तुम लोग को बोल